अधिकांश अधिवक्ता आपराधिक कानूनों में तथ्यों की पूर्वधारणा के आधार पर अभ्यास करते हैं, लेकिन चेक कानून में दस्तावेजों की पूर्वधारणा होती है। एक बार दस्तावेज स्वीकार हो जाने पर साक्ष्य अधिनियम के तहत अन्य सभी बचाव निरस्त हो जाते हैं। इसलिए चेक बाउंस के मामलों में निश्चित सफलता की सलाह देने वाले यूट्यूब वीडियो की एक बड़ी संख्या उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में निचली अदालतों में 95 से 99% तक अभियुक्त दोषी ठहराए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में अपील का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि अभियुक्त को अपील करने का अधिकार है, लेकिन परक्राम्य लिखित अधिनियम में धारा 148 के जुड़ने से अभियुक्त को जमानत और सजा के निलंबन के लिए चेक के मूल्य का 20% जमा करना होगा। अधिकांशतः अभियुक्त के लिए अपील में यह राशि जमा करना कठिन हो जाता है और इसलिए जमानत रद्द कर दी जाती है। अब 2023 और 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी मामलों में जमानत राशि के भुगतान का आदेश देना आवश्यक नहीं है। केवल अपवाद ही किए जा सकते हैं और इसके लिए अपीलीय न्यायालय को जमानत राशि के भुगतान के आवश्यक कारणों को दर्ज करना होगा। इनमें से एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की दुर्दशा को नीचे विस्तार से दर्ज किया है कि सभी मामलों में जमानत राशि के भुगतान का आदेश देना क्यों आवश्यक नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक मामला उठ सकता है जहां ऐसा न्यायालय यह राय बनाने में सक्षम है, यहाँ तक कि जमा किए जाने वाले जुर्माने या मुआवजे की उचित मात्रा पर विचार करते समय भी, कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज लगाई गई विवादित सजा और परिणामी सजा पूरी तरह से गलत और त्रुटिपूर्ण है कि इसे रद्द करना केवल समय की बात है और जमा राशि का आदेश देना अपीलकर्ता के लिए अनावश्यक रूप से बोझिल होगा। इस तरह की दृढ़ राय आदेश को सीधे पढ़ने पर बनाई जा सकती है, जैसे कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने से पहले उसी समय एनआई अधिनियम की अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किए बिना दोष सिद्धि दर्ज की गई हो और सजा दी गई हो, जिससे कार्यवाही दूषित हो गई हो, या ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार्य साक्ष्य को पेश करने से खारिज कर दिया हो और वह या अस्वीकार्य साक्ष्य पर भरोसा किया हो जिसे पेश करने की अनुमति दी गई थी, या ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्धि का आदेश दर्ज किया हो साक्ष्य का कोई आकलन विश्लेषण किए बिना और या अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का पूरी तरह से गलत मूल्यांकन किए बिना, या निचली अदालत ने विवेक का प्रयोग और पर्याप्त कारणों का खुलासा न करते हुए आदेश पारित किया हो जिससे अपीलकर्ता और आरोपित तथा सिद्ध पाए गए अपराध के बीच संबंध स्थापित हो सके, या यह कि दिया गया मुआवजा इतना अधिक और अपमानजनक हो कि वह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा न उतर सके। ये सब जो किसी आदेश को लागू कानून की अवहेलना करने वाला साबित करेगा और इस प्रकार उसे विकृत करार दिए जाने योग्य होगा। ये उदाहरण, जो केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं है, बहुत बार नहीं आ सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह न्याय का उपहास होगा यदि विवेकाधिकार का प्रयोग, जिसकी विधायिका द्वारा अनुमति है और वास्तव में ऊपर बताई गई स्थितियों में या किसी अन्य उपयुक्त स्थिति में इसकी आवश्यकता हो सकती है, धारा 148 की उपधारा 1 में कर सकता है को करेगा के रूप में पढ़े जाने की न्यायिक व्याख्या द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है और पीड़ित अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे या मुआवजे का कम से कम 20% जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है, भले ही अपीलीय अदालत ने जमानत देने के आदेश देते समय किसी भी वैध आधार पर चुनौती दी गई दोष सिद्धि और सजा की अमान्यता के संबंध में कोई राय बनाई हो। में के रूप में पढ़ने से पाठ संदर्भ से मेल खाता है और इसलिए यह उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है कि अपीलीय अदालत को विधायिका द्वारा प्रदत्त सीमित विवेकाधिकार से वंचित न किया जाए, अर्थात जमानत न देने का आदेश न देने की शक्ति का प्रयोग, भले ही वह एक दुर्लभ, उपयुक्त और उचित मामले में हो, जिसे अपीलीय अदालत असाधारण मानती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामान्यतः अपीलीय अदालत का विवेकाधिकार जमानत की आवश्यकता की ओर झुकना चाहिए
और ऐसी जमानत की मात्रा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करती है, और इसलिए भी क्योंकि चुनौती दिए गए आदेश पर अमान्यता का कोई चिन्ह नहीं होता, ऐसे अदालत की किसी दिए गए मामले में कोई जमानत न देने की शक्ति को बनाए रखना, जो उसके विचार में और दर्ज कारणों से असाधारण है, और जमा राशि का आदेश न देने का विवेकाधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में विधायी मंशा अपीलीय न्यायालय को कोई विवेकाधिकार देने की नहीं थी, तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि विधायिका ने उपधारा 1 में के स्थान पर शैल का प्रयोग क्यों नहीं किया। चूंकि इसी धारा को समग्र रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि में का प्रयोग 2 बार और शैल का प्रयोग 3 बार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त कथन अभियुक्तों के लिए अपीलीय न्यायालय में 20% जमा राशि माफ करने के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त है। इससे अंततः अपील जीतने में भी काफी मदद मिलेगी। कृपया हमें सभी दस्तावेज ईमेल द्वारा भेजें और हमारी टीम जमा राशि माफ करने के लिए अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु एक उपयुक्त आवेदन का मसौदा तैयार करेगी। कोई भी एक समान प्रारूप प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यह अन्य चैनलों पर अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो रहा है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। हम अदालतों के समक्ष वास्तविक मामलों में कार्रवाई योग्य कदम उठाने के लिए उपयोगी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते रहते हैं।